हेलो फ्रेंड्स, 12वीं कक्षा के गणित में हमारा प्रथम अध्याय है संबंध एवं फलन। सिलेबस के अनुसार इसमें से मैक्सिमम 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने 2009 से लेकर के 2021 तक के प्रश्नों को देखा, जिसमें संबंध एवं फलन से संबंधित जो भी प्रश्न थे वह इन 18 प्रश्न से ही संबंधित थे। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लें तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस पर आधारित प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करके इससे पूछे गए सभी प्रश्नों का आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो देखते हैं। हमारा प्रथम प्रश्न है, ये एक समुच्चय है। देख लेते हैं कि ये एक समुच्चय है जिसका अवयव है 5, 6 इस प्रकार के। तो इस समुच्चय पर कह रहा है कितनी द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है। द्विचर संक्रिया पूछे या द्विआधारी संक्रिया पूछे तो उसके लिए एक सिंपल सा है कि n का मान पहले आपको समझना होगा। n क्या है? तो समुच्चय A में जितने भी अवयव हैं वह होता है n की संख्या, अर्थात n का मान है 2। और यदि आपसे पूछ रहा हो द्विचर संक्रिया कितना है या द्विआधारी संक्रिया कितना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n क्रॉस n, अर्थात 2 के पावर n का मान 2 है तो 2 क्रॉस 2, अर्थात हो गया 2 के पावर 4, मतलब 2 गुना 2 गुने 2 गुने 2, अर्थात 16। और इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि माना समुच्चय A है जिसका अवयव है 1, 2, 3, निम्नलिखित में किस फलन f सच दैट a टेंड्स टू a का प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है माना a बराबर 1, 2, 3, निम्नलिखित में किस फलन f सच दैट a टेंड्स टू a का प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहला बात ये उठता है यहाँ पे प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन कब होता है? यदि कोई फंक्शन एकाएक और आच्छादी होगा तो वह उसका प्रतिलोम फलन होगा, अन्यथा उसका प्रतिलोम नहीं होगा। तो हम समझते हैं कि एकाएक आच्छादी क्या है। इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि एक समुच्चय है A जिसका अवयव है A, B, C, और एक समुच्चय है B जिसका अवयव है 1, 2, 3, 4। तो फंक्शन जिससे जाता है उसको कहते हैं हम प्रांत, अर्थात समुच्चय A हो गया हमारा प्रांत, और जिसमें फंक्शन जाता है उसको कहते हैं सहप्रांत। अब एकाएक के लिए क्या होना चाहिए कि प्रांत में जो भी अवयव होता है उस सब के एक एक प्रतिबिंब होना चाहिए और सबका अलग अलग होना चाहिए। मतलब प्रांत में जो भी अवयव है वह सब के सब जितना भी है उस सब का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब उसमें मिलता है, तो इसकी स्थिति में इसको कहेंगे कि यह एकाएक फलन है। अब समझते हैं आच्छादी क्या होगा। यदि मान लीजिए कि समुच्चय B में केवल 1, 2 होता और समुच्चय A में A, B, C तीनों होता, और इस प्रकार का यदि होता तो यहाँ पर देखिए एकाएक ये नहीं है, क्योंकि प्रांत में जो भी अवयव है सबका एक एक और अलग अलग भिन्न भिन्न प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे ये एकाएक नहीं है। लेकिन हम देखें कि सहप्रांत में जो भी अवयव है वह प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, अर्थात ये दोनों जो है जो प्रतिबिंब जो बनता है उसको हम कहते हैं परिसर। तो परिसर और सहप्रांत दोनों एक बराबर हो गया, इसका मतलब इसमें आच्छादी फलन है। तीसरी बात उठता है कि एकाएक आच्छादी क्या होगा। यदि मान लीजिए कि इसमें 3 होता और C का प्रतिबिंब यदि 3 होता, तो यहाँ पर देखिए कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक ही प्रतिबिंब सहप्रांत में मिल रहा है, इसलिए एकाएक है। आच्छादी है क्योंकि सहप्रांत में जो भी है वह किसी न किसी का प्रतिबिंब है, और यहाँ पर देखें तो सहप्रांत और परिसर बराबर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आच्छादी भी है। इसका मतलब इसमें एकाएक आच्छादी फलन है। तो अब हम समझते हैं यहाँ पे कि कौन सा फंक्शन किसका प्रतिलोम प्राप्त नहीं होगा, अर्थात जो एकाएक आच्छादी नहीं होगा उसका प्रतिलोम नहीं मिलेगा। हम उल्टा की बात कर रहे हैं, उल्टा में। तो देखिए 1 का प्रतिबिंब 2 है और 2 का प्रतिबिंब 2 है। यहाँ पर 2 कंडीशन आ रहा है। एक मतलब 2 एक ऐसा अवयव है जो 1 और 2 दोनों का प्रतिबिंब है, इसका मतलब यहाँ पर एकाएक नहीं है। देखिए यहाँ से समझते हैं, समुच्चय A में अवयव है 1, 2, 3 और A से A में जा रहा है, अर्थात इसमें भी होगा 1, 2, 3।
यहाँ पर कह रहा है 1 का प्रतिबिंब 2 और 2 का प्रतिबिंब भी 2 और 3 का प्रतिबिंब है 3। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 दोनों का अलग अलग प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब एकाक नहीं, और एकाक नहीं है इसका मतलब इसका प्रतिलोम प्राप्त नहीं होगा। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है समुच्चय ए है जिसका अवयव है 1 2 3 और दूसरा है 6 7 8। अब इसमें कह रहा है इस प्रकार का फंक्शन कह रहा है कि f(x) बराबर x + 5, तो निम्नलिखित में किस प्रकार का फलन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसके हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास समुच्चय A है जिसका अवयव है 1 2 3 और दूसरा समुच्चय B है जिसका अवयव है 6 7 8 और फंक्शन हमारा कह रहा है f(x) = x + 5। फंक्शन A से B में जा रहा है, ये हमारा फंक्शन कह रहा है कि फंक्शन A से B में जा रहा है। देखिए अब x के जगह पे यदि हम 1 ले लें, x के जगह पे यदि हम f1 का वैल्यू यदि हम निकालें अर्थात f के अधीन 1 का प्रतिबिंब, तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 + 5 अर्थात 6, तो 1 का प्रतिबिंब हो गया 6। यदि हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं क्योंकि x का मान 2 भी हो सकता है, f के अधीन 2 का प्रतिबिंब हम निकालना चाहते हैं तो हो जाए x के जगह पे 2 को रखना होगा अर्थात 7 और ठीक इसी प्रकार 3 के लिए हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें एकाक और आच्छादी दोनों मिल रहे हैं क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक एक प्रतिबिंब सब में मिल रहा है और सहप्रांत में जो भी अवयव है सब प्रांत के किसी न किसी का प्रतिबिंब है, अर्थात इसमें एकाक और आच्छादी दोनों होगा। आच्छादी को ही आच्छादक भी कहते हैं और एकाक को एकाकी भी कहते हैं। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में सबसे छोटा संबंध है, निम्न में कौन सा संबंध है। तो याद रखिए कि सबसे छोटी वाली बात यदि हम क्यों कहे तो वह प्राकृत संख्या रहे चाहे वास्तविक संख्या रहे, इसका आंसर हमेशा होता है केवल संक्रामक। ओके, अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है और फंक्शन हमारा है f(x) बराबर 3x - 4। कह रहा है f इनवर्स x निम्न में क्या होगा, तो f इनवर्स x आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए f(x) को हम y भी कह सकते हैं, ठीक है। तो y बराबर, इसका मतलब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या होता है कि f के अधीन f(x) का मतलब x का प्रतिबिंब यदि y होता है, किसी फंक्शन के अंतर्गत यदि x का प्रतिबिंब y होता है तो इसको कहते हैं f(x) बराबर y, अर्थात f के अधीन x का प्रतिबिंब y है, ठीक है। और यही यदि हम उल्टा में बात करें तो f मतलब उल्टा अपोजिट, तो f इनवर्स अपोजिट बात करें इसलिए इनवर्स y का पूर्व प्रतिबिंब, y का उल्टा हम आ रहे हैं इसलिए पूर्व प्रतिबिंब हो जाएगा x। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए हम इसका अपोजिट निकालना चाहते हैं, प्रतिलोम ज्ञात करना चाहते हैं। सबसे पहले हम f(x) को y मान सकते हैं, तो y बराबर 3x - 4 और हम चाह रहे हैं इसका प्रतिलोम ज्ञात करना। तो देखिए y का मान है x के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे कि x का मान निकाल लेंगे y के फॉर्म में, अर्थात y माइनस इधर -4 है इधर गया तो +4 = 3x। अब 3 है इधर मल्टीप्लाई में तो इधर गया तो डिवाइड में, अर्थात y + 4 अपॉन 3 = हो गया x। और आप जानते हैं कि यहाँ पे x का मान f इनवर्स y हो सकता है, अर्थात f इनवर्स y बराबर हम लिख सकते हैं y + 4/3 और हमें तो ज्ञात करना है f इनवर्स x। तो यदि हम यहाँ पे लिखें f इनवर्स x तो y के जगह पे हम x रख रहे हैं तो यहाँ भी रखना होगा y के जगह पर x + 4/3 और ये हो जाएगा हमारा आंसर, अर्थात x + 4/3। तो x + 4/3 ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि ए समुच्चय 1 2 3 तो 1 2 को शामिल करते हुए कितना तुल्यता संबंध परिभाषित हो सकता है। अब यहाँ पे वैसा संबंध जिसमें दोनों अवयव समान हो, किसी संबंध के अंतर्गत यदि दोनों घटक यदि एक समान है तो उसको कहते हैं स्वतुल्य। सम्मित का मतलब होता है कि यदि ए बी यदि है तो इसका अपोजिट बी ए भी होना चाहिए, मतलब वैसा संबंध जिसमें ए का संबंध यदि बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इसको कहते हैं सम्मित संबंध। और तीसरा है संक्रामक संबंध,
और उसमें बताया था ए का संबंध यदि बी से है, बी का संबंध यदि सी से है, तो इसी कंडीशन में ए का संबंध सी से होना चाहिए। यदि आपने इसके डिटेल का वीडियो जो फर्स्ट यूनिट का हमने डाला था उसको यदि आपने नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लें, ताकि आपको ये सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ सके। उस समय में मेरे पास माइक नहीं था, जिस कारण से साउंड थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। आप उन्हें एक बार देख जरूर लीजिएगा। तो देखते हैं आगे हम। ये होता है स्वतुल्य, ये होता है सम्मित, और ये है संक्रामक। और यदि किसी संबंध में तीनों का तीनों आ जाए, तो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तो उस संबंध को हम कहते हैं तुल्यता संबंध। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये यदि शामिल करते हुए बनाना है तो क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समुच्चय ए है जिसका अवयव है 1 2 3। ठीक है, यदि हम इसमें ए क्रॉस ए निकालते तो हमें क्या क्या मिल सकता था। हमें मिलता 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। इतने सारे संबंध इस पर ए क्रॉस ए हमें मिल जाते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि संबंध जो भी होता है ए से बी में यदि कोई संबंध है तो ए क्रॉस बी के जो भी अवयव होंगे उसका उपसमुच्चय से ही संबंध बनता है। अर्थात यदि ए क्रॉस ए पर यदि कोई संबंध यदि परिभाषित है तो ए क्रॉस ए से ही जो भी होगा इसी के उपसमुच्चय से वह संबंध बना होगा। तो चलिए हम देखते हैं 1 2 को शामिल करते हुए कौन कौन सा हो सकता है। पूछ रहा है आपसे कितने तुल्यता संबंध, क्वेश्चन नंबर 6 है। 1 2 को शामिल करते हुए कितना तुल्यता संबंध आपसे पूछा जा रहा है। मतलब कि स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं रिलेशन कौन कौन हो सकता है। पहला, यदि हम 1 2 को लेते हैं तो 2 1 को लेना होगा ताकि ये स्वतुल्य सम्मित हो जाए। ठीक है, 1 2 को हमने लिया है तो 2 1 को लेंगे तो यह सम्मित बन जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आता है कि हमको स्वतुल्य और संक्रामक भी करना है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, इसमें 1 2 को हमने शामिल किया है, इसका मतलब यहाँ पे 1 1 भी होना चाहिए और 2 2 भी होना चाहिए। यदि इतना होगा तभी ये स्वतुल्य भी है क्योंकि 1 1 2 2 भी है, सम्मित भी है क्योंकि हमने 1 2 लिया है तो 2 1 भी है। ठीक है, और 1 1 है तो इसका उल्टा करते तो 1 1 ही होता। और हम जानते हैं समुच्चय के नियम के अनुसार किसी भी अवयव को हम दोबारा से नहीं लिखते हैं, इसलिए 1 1 को एक बार ही लिखा जाएगा। तो स्वतुल्य हो गया क्योंकि 1 1 2 2 है, सम्मित हो गया क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी है, और संक्रामक इसलिए कि 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है तो 1 का 1 वाला भी है। अर्थात इसमें तीनों संबंध है। तो पहला संबंध तो हमें ये मिल जाता है। हम यदि दूसरे संबंध की बात करें तो हमें तो शामिल करना 1 2 को तो शामिल करना ही है। अब यदि 1 2 को लेंगे तो 2 1 भी लेना होगा और इसके साथ साथ 1 1 भी लेना होगा और 2 2 भी लेना होगा ताकि ये स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों बरकरार रहें। अब हमें देखना है कि इसमें से और हम किसको ले सकते हैं। तो देखिए 1 1 हमने ले लिया, 1 2 ले लिया, 2 1 को ले लिया, 2 2 को ले लिया। अब बच गया हमारे पास जो भी, उसमें से यदि हम कोई एक ले लें, सपोज दैट यदि हम 1 3 को ही लेते हैं, यदि हम 1 3 को लेते हैं तो सम्मित बनाने के लिए हमको 3 1 को लेना होगा। ठीक है, और 3 इसमें शामिल हो गया इसलिए हमको 3 3 को भी लेना होगा। क्लियर है, सम्मित संक्रामक। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर देखिए यदि हम एक का संबंध सपोज दैट दो का संबंध एक से, यहाँ से देखिए 2 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 3 से, 2 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध 3 से है, तो संक्रामक का नियम कहता है कि 2 का संबंध ही 3 वाला इसमें होना चाहिए, जो इसमें अभी तक नहीं लिखा गया है। तो हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा 2 का संबंध 3 से। अब 2 3 यदि जुट गया तो संक्रामक का नियम कहता है, सम्मित का नियम कहता है कि इसका अपोजिट वाला भी होना चाहिए था। तो यदि 2 3 है तो इसका मतलब 3 2 भी होना चाहिए। अब यदि हम ध्यान दें तो इसमें जो भी अवयव है वो सारा का सारा अवयव आ गया इसमें भी। अर्थात
अब इससे ज़्यादा रिलेशन बना पाना संभव नहीं है, मतलब कि इसमें 2 संबंध होंगे। इसका आंसर होगा 2। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि n नंबर ऑफ a बराबर 3, नंबर ऑफ b बराबर 2, तो नंबर ऑफ a क्रॉस b बराबर कितना होगा। तो इसे समझने के लिए आपने पीछे, ये 11th क्लास का क्वेश्चन है। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन, एक समुच्चय है a जिसका अवयव है ABC, और कोई समुच्चय b मान लेते हैं जिसका अवयव है यदि 1 2। तो हाँ, यदि हम a क्रॉस b निकालें तो इसे निकालने का तरीका था कि पहले a का अवयव उसके बाद b का अवयव। a का अवयव a है तो a1, उसके बाद b का अवयव, फिर a2 b1, फिर b के साथ b2, फिर उसमें का c, समुच्चय a का अवयव c, समुच्चय b का अवयव 1 c2। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कुल हमें 1 2 3 4 5 6 मिलते हैं। अर्थात यदि हम कहें नंबर ऑफ a क्रॉस b, नंबर ऑफ a क्रॉस b, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ a इंटू नंबर ऑफ b। तो इसी सिद्धांत पे देखें तो नंबर ऑफ a है 3, नंबर ऑफ b है 2, तो नंबर ऑफ a क्रॉस b हो जाएगा 3 इंटू 2 बराबर 6, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि यदि f सच दैट r टेंड्स टू r एक फलन है, ये आपका कह रहा है r से r, मतलब फंक्शन आपका रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में एक फलन हो तो f इनवर्स, अब देखिए f इनवर्स बात आ गया, रियल से रियल मतलब इसका अपोजिट प्राप्त होगा यदि f हो। अब आपको पता है, अभी हमने पिछले कुछ एक प्रश्न में हमने बताया था कि f इनवर्स मतलब फंक्शन का प्रतिलोम तभी हमें मिल सकता है यदि फंक्शन एकाक और आच्छादी दोनों हो, अर्थात ये होगा हमारा आंसर, एकाक आच्छादी। अगला क्वेश्चन है f सच दैट a टेंड्स टू b एक आच्छादक फलन होगा। आच्छादक, बात यहाँ पे पूछ रहा है आच्छादक। आपको याद हो तो हमने कहा था आच्छादी फलन तभी होता है जब किसी फंक्शन का सहप्रांत और परिसर दोनों बराबर हो। तो देखिए fa मतलब f के अधीन a का प्रतिबिंब, तो f के अधीन a का जो प्रतिबिंब होता है वह होता है उसका परिसर, और b मतलब जिसमें जा रहा है, जिसमें जा रहा हो, फंक्शन a से b में जा रहा है, तो b में जा रहा था, अर्थात b हो गया सहप्रांत, a हो गया प्रांत, b हो गया सहप्रांत। तो इसका परिसर जो है fa अर्थात परिसर जो है वह b सहप्रांत के बराबर है, अर्थात ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला हम देखते हैं, ये हमारा एकाक फलन के जांच करने का नियम था। यदि कोई फंक्शन, एकाक के जांच का ये तरीका था, यदि fx1 बराबर fx2 हो तो x1 बराबर x2 होने पर फंक्शन में एकाक फलन होगा। यह फंक्शन के जांच करने का तरीका था एकाक फलन का, अर्थात इसका आंसर होगा एकाक फलन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा यदि फलन f सच दैट रियल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर 3 माइनस x³ टू द पावर 1/3। फंक्शन हमारे पास है fx इक्वल 3 माइनस x³ का पावर है 1/3। तो आपसे पूछ रहा है कि f(x) क्या होगा। यदि आपने पढ़ा हो तो आपको याद होगा f(x) बराबर होता है f इंटू fx। यदि हम मान लिए गॉफ पूछते गॉफ x तो होता g इंटू fx। g है तो g, o का मतलब ऑफ, ऑफ मतलब का मतलब गुना, अर्थात ब्रैकेट fx है तो fx। तो सेम इसी प्रकार से f(x) है तो f है तो f, o ऑफ ब्रैकेट, और fx है तो फिर से fx। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा f इंटू fx के स्थान पे आ जाएगा 3 माइनस x³ पूरा का पावर 1/3। अब फिर से देखें तो f है तो f, अब x की जगह पे हमें इतना डालना है, तो डालें तो यह भी मिल जाएगा 3 माइनस x के जगह पे आ जाएगा 3 माइनस x³ के पावर 1/3। तो x के जगह पे इतना आ गया। अब यहाँ पे कहता है x का q, तो इतना का q हो जाएगा, और फिर उसके बाद कहता है टोटल के पावर 1/3, तो टोटल के पावर 1/3। यहाँ पर देखें तो इतना का पावर 1/3 है, अब पूरा के पावर 3 है। तो यदि पावर का पावर हो तो उसका गुना कर दिया जाता है। यदि हम दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 3 से 3
कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू, और पूरा का पावर हो जाएगा 1/3। फिर 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया एक्स क्यू और पूरा का पावर 1/3 अर्थात 1/3। 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया x, अर्थात 12 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी। क्वेश्चन नंबर 13 में है, एक फंक्शन दिया है f(x) इक्वल 8x³ और दूसरा फंक्शन है g(x) x टू द पावर 1/3। इसमें कह रहा है कि fog x बताओ क्या होगा। fog x यदि इसे हम तोड़ें तो f है तो f o ब्रैकेट gx है तो gx, अर्थात f है तो f और gx का मान x टू द पावर 1/3, तो x टू द पावर 1/3। अब फिर से देखें तो f है तो f, अब x के जगह पे हमें डालना है x टू द पावर 1/3, तो यदि हम डालें तो हमें मिलेगा 8, x के जगह पे x के पावर 1/3 और पावर में 3 है तो पावर में 3। यहाँ पे देखें तो 3 से 3 कैंसिल, अर्थात हमारा आंसर होगा 8x। तो ऑप्शन है 8x, ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, यदि एक संबंध है a पर एक संबंध है जहाँ a बराबर दिया 1 2 3। इस क्वेश्चन में देखें तो a इक्वल दे दिया है 1 2 3। इसमें कह रहा है ये एक रिलेशन है, रिलेशन देखें तो रिलेशन है हमारे पास 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3, उसका 3 2 3 1 2 1। देखिए तो यहाँ पे यूज़ हुआ है 1 2 3, तीनों का प्रयोग किया गया है। तो पूछा गया कि इसमें कौन सा संबंध है, तो आर है, क्या है, स्वतुल्य, सम्मित, तुल्यता, संक्रामक, ये चारों में से कौन सा होगा। सबसे पहले यदि हम स्वतुल्य पे बात करें तो स्वतुल्य तभी होगा जब यदि इसमें 1 1 2 2 और 3 3 तीनों हो। तो यहाँ पर देखें 2 2 और 3 3 तो है, लेकिन 1 1 यहाँ पर नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं होगा। यदि हम सम्मित पे बात करें तो यदि 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, वो है। 3 1 है तो 1 3 होना चाहिए, नहीं है, अर्थात सम्मित भी नहीं है। यदि हम संक्रामक की बात करें तो देखिए 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 2 से, तो 2 का संबंध 2 से है, या 3 का संबंध 1 से, या यहाँ पर देखें 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 1 से, तो 2 का संबंध 1 यहाँ पे है, अर्थात ये संक्रामक संबंध इसमें है। कह रहा है क्वेश्चन में f(x) प्लस 2f इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल x² प्लस 2, इतना दिया है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इस स्थिति में बताइए कि फंक्शन कौन सा होना चाहिए। तो आप इसको चाहें तो फंक्शन के हिसाब से, मतलब ऑप्शन जो दिया है उसके हिसाब से ही बना सकते हैं, या आप डायरेक्टली यदि बनाना चाहें तो आपको करना होगा कि हम यहाँ पे मान लेते हैं x इक्वल 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। यदि हम डालें यहाँ पर 1 माइनस एक्स तो हमें मिल जाएगा f 1 माइनस एक्स प्लस 2f 1 माइनस एक्स के जगह पे यदि हम 1 माइनस एक्स रखें तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल एक्स के जगह पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2। तो ये हमें मिल गया f 1 माइनस एक्स प्लस 2f 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2, 1 से 1 कैंसिल, तो हो गया f 1 माइनस एक्स प्लस 2f इंटू एक्स 2fx, और यहाँ पे हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2, और इसे मान सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर देखिए तो fx के आगे कोई अंक नहीं है, यहाँ पे fx 2 ठो है, फिर यहाँ पे 1 माइनस एक्स 2। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, हमें निकालना है fx का मान,
तो यहाँ से निकालने के लिए समीकरण 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 यहाँ भी है, 2 से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब माइनस कर देते हैं यदि हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, तो ये हमें मिल गया 2 इंटू 1 माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे f है, 2f इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 4fx, और इधर में हो गया 2 इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4, और ये हमें मिलेगा fx प्लस 2f इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से यदि इसको हम घटा लें तो देखते हैं इससे ये कैंसिल, 4fx में से fx गया तो बच गया 3fx, और यहाँ से इसको यदि हम तोड़ दें तो हो जाएगा 2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab तो 2x प्लस बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो प्लस 4, और ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ से आपको मिल जाता है fx इक्वल 1/3 इंटू 2 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, या fx कर सकते हैं यहाँ पे 1/3 2x स्क्वायर में से एक तो एक्स स्क्वायर गया तो बच गया एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे 4x है माइनस 4x तो माइनस 4x, और 2 से 2 कैंसिल बच गया 2 प्लस 4। तो इसको हम लिख सकते हैं fx इक्वल 1/3, और ये हमारा बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 15 को ऑप्शन के हिसाब से बना सकते हैं, फंक्शन के जगह पे आप बारी बारी से आपको यूज़ करना पड़ेगा, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, तो उसके आधार पे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 16 में fx इक्वल रूट अंडर x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स। पूछा इसका प्रास क्या है, इसका रेंज आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमको पता है कि रूट के अंदर में यदि है तो इसका मान मतलब कि x माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स का मान जब भी होना चाहिए ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो यदि हम यहाँ से लें तो यदि x माइनस 1 इज़ ग्रेटर इक्वल 0 तो x इज़ ग्रेटर इक्वल 1, मतलब कि x का मान 1 या 1 से अधिक होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन यदि हम इसके अनुसार देखें तो यदि 3 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल 0 तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 3 इज़ ग्रेटर इक्वल x, अर्थात x का मान 1 से ज़्यादा और 3 से कम, तो ऑप्शन नंबर 1 से ज़्यादा 3 से कम, ठीक है। तो रेंज हो जाएगा 1 से 3। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एक समुच्चय है जिसका अवयव है ABC और B दूसरा समुच्चय है जिसका अवयव है 1 2 3। यहाँ पे इस प्रकार से एक रिलेशन बना रहा है, फंक्शन है कि A का प्रतिबिंब 1 है, B का प्रतिबिंब 2 है और C का प्रतिबिंब 2 है। चलिए देख लेते हैं। ABC समुच्चय A है, समुच्चय B है 1 2 3। A का प्रतिबिंब 1, B का प्रतिबिंब 2 और C का प्रतिबिंब भी है 2। ये एक फंक्शन है। तो अब पूछ रहा है कि इसमें कौन सा फलन होगा। आप याद रखिएगा कि यदि एकाक के बारे में हमने कहा था कि यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक और केवल एक और भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मिलता है तो एकाक होगा, जबकि यहाँ पर हम देखें तो B और C का अलग अलग प्रतिबिंब नहीं है, अर्थात एकाक नहीं है। और यदि कोई फंक्शन एकाक नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं बहुएक फलन। ठीक उसी प्रकार यदि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव का यदि प्रतिबिंब होता है तो उसको हम कहते थे आच्छादी फलन। और यदि कोई फंक्शन आच्छादी मतलब यदि कोई फलन आच्छादी नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं अंतःक्षेपी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें
तो ये फंक्शन एकाक नहीं है। एकाक नहीं मतलब बहुएक है। पहली बात, एकाक नहीं इसका मतलब बहुएक है। दूसरी बात कि ये आच्छादी नहीं है। आच्छादी नहीं मतलब अंतःक्षेपी है। तो क्या हो गया इसका, बहुएक भी कह सकते हैं, अनेकाक भी कह सकते हैं। बहुएक या अनेकाक एक ही होता है, एकाक नहीं तो अनेकाक या बहुएक। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएगा अनेकाक या अनेकाक अंतःक्षेपी, ऑप्शन नंबर 2 ये है हमारा आंसर, अनेकाक अंतःक्षेपी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 18 था, एक लास्ट प्रश्न है कि इसमें कह रहा है कि द्विआधारी संक्रिया स्टार इस प्रकार से परिभाषित है कि समुच्चय पर परिभाषित हो कि ए संक्रिया बी बराबर इतना। तो इसमें तत्समक अवयव के बारे में आपसे पूछ रहा है। तत्समक अवयव के बारे में आपने पढ़ा था, यदि ए संक्रिया ई बराबर ए हो जाए या ई संक्रिया ए बराबर ए हो, ये दोनों स्थिति यदि होती है तो इस स्थिति में ई को हम तत्समक अवयव कहते थे। ई हो गया हमारा तत्समक अवयव। यदि हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ए संक्रिया बी का मान दिया है ए प्लस बी प्लस 1। तो हम यदि ए संक्रिया ई को निकालेंगे तो हमें मिलेगा ए प्लस ई क्या होना चाहिए, ए संक्रिया ई बराबर ए होना चाहिए। तो ए प्लस ई प्लस 1 शर्त के अनुसार दोनों को ऐड कर देते हैं और 1 को इसके साथ जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे और 1 को साथ में ऐड कर देंगे, इक्वल में ए। तो यहाँ से तत्समक अवयव यदि हम निकालने की कोशिश करें तो ई बराबर हो जाएगा ए माइनस ई माइनस 1। इससे ये कैंसिल, सॉरी ई का मान निकाला था ना, ई को छोड़ के ये दोनों ट्रांसफर हो गया, तो हमें मिल गया ई बराबर -1। या यदि हम निकालते ई संक्रिया ए बराबर ए तो हो जाता है ई प्लस ए प्लस 1 इक्वल ए। तो ई इक्वल ए माइनस 1, इससे ये कैंसिल, तो हमें मिल गया ई इक्वल -1। तो देखिए दोनों शर्त से हमने निकाला और दोनों से निकालने के बाद हमें मिलता है -1, अर्थात इसका तत्समक अवयव होगा -1। यदि सपोज दोनों इक्वल नहीं आता, मतलब दोनों -1 यदि नहीं आता, तो उस समय में हम कहते हैं कि इसमें तत्समक नहीं होता और इसका आंसर हो जाता नन, मतलब कि इसमें तत्समक का अस्तित्व नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने एक्सरसाइज यूनिट हमारा जो फर्स्ट है उसके बारे में हमने आज जाना, उसके संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय।